नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर अब भी आपने अपने लिए टैक्स रिजीम का चुनाव नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब नई टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट रिजीम मानी जाएगी। मतलब अगर आपने कोई भी टैक्स रिजीम नहीं चुनी है तो जो नई टैक्स रिजीम है वो ही आपके लिए मानी जाएगी और इसके हिसाब से ही फिर आपकी कंपनी आपका टीडीएस काटेगी। इसलिए अब आपको चूज करना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर कंफ्यूजन है कि कौन सा टैक्स सिस्टम आपके लिए सही है तो हम आपकी करेंगे मदद और साथ ही बताएंगे कि नौकरी पेशा को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाया जा सके। हमारे साथ खास चर्चा में शामिल हो चुके हैं दो टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और कपिल मित्तल। सुनील जी और कपिल जी, आप दोनों का बेहद स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और तमाम नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद ही खास शो है ये समझने के लिए कि आखिरकार अब इस नए वित्त वर्ष से उनको अपने सैलरी स्ट्रक्चर को कैसे प्लान करना है, नई टैक्स रिजीम में जाना है या पुरानी टैक्स रिजीम में ही रहना है। चर्चाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन अब एक्शन की बारी है, इसलिए कंफ्यूजन अभी भी काफी ज्यादा बरकरार है कि कहां पर सबसे ज्यादा फायदा। सबसे पहले सुनील जी, नई टैक्स रिजीम या फिर पुरानी टैक्स रिजीम, सबसे पहले अभी जो मौजूदा नियम है वो क्या कहता है? क्योंकि कई जो नौकरी पेशा लोग हैं, कंपनियां उनको पूछ रही हैं कि आपको कौन से टैक्स सिस्टम में जाना है और अगर चूज नहीं किया तो क्या होगा? देखिए स्वाति, ये टैक्स का चक्कर है और चक्री बना दिया है माननीय वित्त मंत्री जी ने। लोग बहुत कंफ्यूज हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं अपने दर्शकों का कि जो 1 फरवरी 2023 को बजट आया था जिसमें 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12,000 का स्लैब दिया गया था, वो वित्त वर्ष 23-24 के लिए लागू होगा, यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए लागू होगा। जब आप अगले साल 31 जुलाई 2024 को रिटर्न फाइल करेंगे तो लागू होगा। अभी जो आप जुलाई 2023 में रिटर्न फाइल करने वाले हैं, यानी असेसमेंट ईयर 23-24, वित्त वर्ष 22-23, उस पे रिजीम वही रहेंगे जो लास्ट ईयर डिक्लेयर हुए थे। यानी आप पुराने रिजीम में जाना चाहते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक आपको एग्जीमिशन थी। ये 7 लाख वाला जो रिजीम है ये वित्त वर्ष 23-24 के लिए लागू होगा, उससे पहले लागू नहीं होगा। दूसरी बात जो आपने कहा, रिजीम चुनने की बात है। आपको पता होगा 4 अप्रैल 2023 को, यानी अभी कुछ दिन पहले ही, सीबीडीटी ने एक सर्कुलर दिया है सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए। उन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 23-24, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप वित्त वर्ष 22-23 से और वित्त वर्ष 23-24 को कंफ्यूज बिल्कुल मत कर देना। अलग अलग रिजीम की बात हो रही है। जो 7 लाख वाला रिजीम आया है वो वित्त वर्ष 23-24 के लिए आया है, 22-23 के लागू नहीं होगा। तो वित्त वर्ष 23-24 यानी जिसके रिटर्न आप अगले साल भरेंगे, उसके लिए भी सीबीडीटी ने कह दिया है कि अभी आपको चूज करना पड़ेगा कि आप नए रिजीम में जा रहे हैं या पुराने रिजीम में जा रहे हैं। और अगर आप नए रिजीम में जाना चाहते हैं तो अपने एम्प्लॉयर को तुरंत आप डिक्लेयर कर दीजिए। अगर आप पुराने रिजीम में रहना चाहते हैं बाई चांस, तब भी आपको डिक्लेरेशन देनी है, वरना एम्प्लॉयर आपका जो टैक्स काटेगा वो नए रिजीम के हिसाब से काटेगा। यानी वो समझेगा कि आपने कोई डिडक्शंस, ना एचआरए की डिडक्शन क्लेम करनी है, ना एटीसी की डिडक्शन क्लेम करनी है, ना एनपीएस की डिडक्शन क्लेम करनी है, मेडिक्लेम की करनी है। तो इसलिए आपको वित्त वर्ष 23-24 के लिए रिजीम अभी चुनना होगा। अक्सर हम क्या करते थे, जो 22-23 में चलता था, हम लास्ट में रिजीम चुनते थे, क्योंकि हमें एक सहूलियत दे रखी है सरकार ने कि आप रिटर्न फाइल करते वक्त भी रिजीम चुन सकते हैं। तो वो फैसिलिटी अवेलेबल है। 31 जुलाई 2023 को जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें तो अवेलेबल है, लेकिन जो 23-24 की बात मैं कह रहा हूं उसके लिए सरकार ने कह दिया है कि आप पहले चुन लीजिए ताकि आपका टैक्स की कैलकुलेशन उसी आपसे किया जा सके। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, विशेषकर सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए। बिल्कुल। और सैलरीड जो एम्प्लॉयज हैं, नौकरी पेशा है, उनको अपने अपने ऑफिस से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से ये सर्कुलर भी आया होगा, ये कम्युनिकेशन भी आई होगी कि आप चूज कर लीजिए कि आपको नए टैक्स सिस्टम में जाना है या फिर पुराने टैक्स सिस्टम के साथ ही रहना है। तो आपको वो अब चूज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपको लगता था कि आप पुराने टैक्स सिस्टम के साथ ही रहेंगे तो आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस बार ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम जो है वो कंपनी मान लेगी और वो जो सिस्टम ही क्योंकि डिफॉल्ट बनाया गया है सरकार की तरफ से, तो वो आपका न्यू टैक्स सिस्टम बाय डिफॉल्ट चला जाएगा अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते हैं। तो ये आप सबसे पहले काम जरूर कर लीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कपिल जी ये
कि लोगों में कंफ्यूजन बहुत है इस बात का अभी भी कि कौन सी टैक्स रिजीम उनके लिए बेहतर है। थोड़ा मैं आपसे समझना चाहती हूं कि सालाना कितनी इनकम वालों तक के लिए आपकी नजर में नई टैक्स रिजीम में जाना बेहतर है। देखिए स्वाति जी, ये कन्फ्यूज़न जो है उसको तो दूर करना ज़रूरी है, बट साथ साथ मैं कहूँगा कि अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें जो 1 अप्रैल से हमारा शुरू हुआ है, इस वित्त वर्ष में एम्प्लॉय के ऊपर बहुत सारी और जिम्मेदारी आ गई है कि उसे एम्प्लॉयर को ये तो बताना ही है कि वो कौन से टैक्स रिजिम में जाएगा, साथ साथ उसे जो अभी तक अपने सारे प्रूफ देने होते थे, बाकी सारी चीज़ें करनी होती थी जो वो जनरली कई भी कभार ईयर एंड पे कर लिया करता था, उसको वो सारी कैलकुलेशन, सारी प्लानिंग अप्रैल में ही करनी पड़ेगी, अभी करनी पड़ेगी। उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमने सुनील जी ने भी बताया कि उसे नए रिजिम में जाना है, पुराने में जाना है, किस में ज़्यादा बेनिफिट है, किस में उनको क्या और तरह के बेनिफिट, अदर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, जैसे अभी हमारी मैडम एफएम ने लास्ट बजट में हमें बताया कि 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, आपकी जो सैलरी इनकम अगर 7 लाख तक आ रही है, तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है न्यू टैक्स रिजिम में। तो आपकी इनकम अगर सैलरी से 7,50,000 तक भी जा रही है, तब भी आप न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट या कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है और आपकी इनकम अपफ्रंट एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम और इसको फर्दर लेके जाएं तो एक एनपीएस का बेनिफिट देखते हैं जो हम एम्प्लॉयज़ वगैरह जनरली लेते हैं, जिसमें एक डिडक्शन मिलती है हमें 50,000 की, जो अपफ्रंट मिलती है, जो एम्प्लॉय खुद से इन्वेस्ट करता है। इसको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं दिया गया है, लेकिन एक दूसरी डिडक्शन है एनपीएस की, जिसमें एम्प्लॉयर आपका एनपीएस डिडक्ट कर लेता है आपकी सैलरी से और आपको उसका डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो अपनी सैलरी का जो बेसिक है प्लस डीए, उसका 10% तक आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू डिडक्ट करा सकते हैं और वो डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिल सकता है। प्लस अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ये 10% की जगह 14% चला जाता है। तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो वो एम्प्लॉयज़ जिनकी बेसिक सैलरी और डीए उनका 10% वो कैलकुलेट कर लें, प्लस 7.5 लाख रुपए उस पर वो ऐड कर लें, वो सीधा सीधा न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं, जहां पे उनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा और वो बाकी सब झंझटों से कि उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करने हैं, बाकी चीज़ें करनी है, उन सब से बच जाएंगे। चाहे तो वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अपने फ्यूचर्स के लिए, जैसे एलआईसी है, मेडिक्लेम है, वो कर सकते हैं, लेकिन उसका टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन समवेयर जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनको टैक्स में न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिट कब मिलेगा, एक उनकी इनकम 7.5 लाख तक होनी चाहिए, उनका एनपीएस का डिडक्शन होना चाहिए 10% का, जो कि एम्प्लॉय डिडक्ट करेगा, जहाँ पे जो कैप दिया गया है वो बेसिक सैलरी और डीए को मिला के दिया गया है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकता है एक एम्प्लॉय, जो उसे आज ही करना पड़ेगा, प्लस उसे ये भी देखना पड़ेगा कि लेट सपोज उसका एलआईसी का प्रीमियम, मेडिक्लेम, एचआरए डिडक्शन, अगर उससे बेनिफिट उसको ज़्यादा मिल रहा है, अगर लेट सपोज उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, वो 10 लाख क्रॉस कर रहा है, 15 लाख क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ उसको वो कैलकुलेशन आज ही करनी पड़ेगी, रेदर देन कि उसे पूरे साल वेट करे और वो समझे कि वो किस रिजिम में जाएगा। और जो अभी सुनील जी ने बताया कि एक जो लेटेस्ट अभी सर्कुलर डिपार्टमेंट ने दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है कि आपको एम्प्लॉयर को बताना है कि आप कौन सी टैक्स रिजिम में जाना चाह रहे हैं, नहीं तो एम्प्लॉयर बाय डिफॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजिम में ले जाएगा और जहां हो सकता है कि आपको बेनिफिट ना हो। ये बिल्कुल तो सही बोला कपिल जी आपने कि जरूरी है इसको चूज करना और सिलेक्ट करना बेहद जरूरी है कि कैसे आपको कौन से टैक्स रिजीम में रहना जरूरी है और कौन से पैरामीटर्स है उनको ध्यान में रख के आपको अपने टैक्स रिजीम को चूज करना है। लेकिन सबसे जरूरी बात सुनील जी इसमें यह भी है कि जो लोग अलग अलग किस्म के टैक्स छूट ले रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा कैच है इन दोनों ही टैक्स रिजीम के बीच में, जिसमें आपका हाउसिंग लोन हो गया, उस पे इंटरेस्ट पे जो आपको छूट मिलती है, आपका एचआरए हो गया, आपका जो एलआईसी प्रीमियम है, आपके एटीसी के बेनिफिट्स बेसिकली जो हैं, एटीडी के बेनिफिट जो हैं, वो न्यू टैक्स रिजीम में आपको वैसी कोई छूट नहीं मिलेगी। तो क्या एडवाइजेबल है, मैं थोड़ा अलग सिनारियो से आपसे समझना चाहती हूं कि एक ऐसा नौकरी पेशा कोई व्यक्ति
जिसका हाउसिंग लोन भी चल रहा है, जिनका किसी का HRA है, वो LIC प्रीमियम भर रहे हैं, ATC का डिडक्शन भी 1.5 लाख तक का ले रहे हैं, उनको न्यू टैक्स रिजीम में जाने का क्या कोई फायदा है या फिर उन्हें स्टिक रहना चाहिए ओल्ड टैक्स रिजीम में ही? देखिए स्वाति, हमने एक थंब रूल बनाया है अपने दर्शकों के लिए और बड़ा सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा हमारे यहाँ पर ATC में छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए की, NPS में 50,000 छूट होकर 2 लाख हो जाती है, 25 और 50,000 मेडिक्लेम, यानी 25,000 आपका और 50,000 अपने पेरेंट्स का, तो ये 3 लाख 2,75,000 हो जाता है। 2 लाख रुपए आप हाउसिंग लोन की छूट ले सकते हैं, 4,75,000 रुपए हो जाता है। ATTTA में 10,000 की छूट मिलती है, आपका सेविंग इंटरेस्ट है 4,85,000 हो जाता है। आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की छूट मिलती है आपको ATTTB में। मैं अभी दिव्यांगों की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसके अलावा HRA, हाउस रेंट अलाउंस, बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है एम्प्लॉय की सैलरी में, जहां पर अगर आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में है तो 50% ऑफ योर सैलरी, आपकी बेसिक सैलरी का 50% तक आप छूट क्लेम कर सकते हैं, और बाकी शहरों में 40%। तो छूट मिला के कुल 6, 7, 8 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं, सारी डिडक्शंस को आप क्लेम करें तो। अब हमने फॉर्मूला बना दिया, वित्त वर्ष 22-23 की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी रिटर्न आप 31 जुलाई 2023 में फाइल करेंगे। अगर आपकी 15 लाख रुपए की इनकम है तो 2.25 लाख रुपए पर आप ब्रेक इवन कर जाते हैं। 2,25,000 रुपए की छूट अगर आप क्लेम कर सकते हैं तो आप पुराने रिजीम में जाइए, वरना नए में आ जाइए। अगर आपकी 10 लाख की इनकम है, 10 लाख की मैंने बात की, अभी जब बात चली 7 लाख की बात कर रहा हूं, 10 लाख और 15 लाख की बात कर रहा हूं। 15 लाख पे 2.25 लाख पे ब्रेक इवन करता है, और 10 लाख की इनकम अगर आपकी है तो 1,87,500 रुपए पर ब्रेक इवन कर जाता है। यानी अगर आप 3-4 लाख की डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं वित्त वर्ष 22-23 के लिए, तो आपको बेहतर है पुराने रिजीम में ही रहना। 15 लाख की सैलरी वाले भी ध्यान से सुन लें, अगर 2.25 लाख से ज्यादा, यानी आपका हाउसिंग लोन चल रहा है, आपको HRA की छूट भी मिल रही है, और आपने ATC में भी 2 लाख पूरे कर दिए हैं, फिर तो पुराने रिजीम में ही फायदा है। आपको पता होगा वित्त वर्ष 23-24 के लिए मैडम ने कुछ चेंजेस किए हैं। पुराने रिजीम में आपको 5 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट है, 87A की 12,500 की छूट मिलाकर, और 7 लाख की छूट दे दी थी नए रिजीम में जाने वालों के लिए। मतलब सरकार ने मान लिया था एक तरफ से बाई डिफॉल्ट स्वाति कि आप ATC की छूट और NPS की छूट जो 2 लाख की है वो हम आपको बाई डिफॉल्ट दे रहे हैं, यानी 5 और 7 का आपको फर्क डाल दिया था। लेकिन उसमें भी एक फार्मूला है, अगर आप 3,75,000 3,75,000 से ज्यादा छूट क्लेम कर रहे हैं, वित्त वर्ष 23-24 की बात कर रहा हूं मैं, पहले वित्त वर्ष 22-23 की बात कर रहा था, 3,75,000 पे ब्रेक इवन कर जाता है, 3,75,000 से ज्यादा छूट आप क्लेम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि सारी छूटें मिला के आप 5, 6, 7 लाख तक भी क्लेम कर सकते हैं, और आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल का लोन ले रखा है तो 1.5 लाख की छूट आपको और भी मिलती है, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। दिव्यांगों के लिए आपको 1 लाख की छूट मिलती है, ATU में छूट मिलती है, बहुत सारी छूटें सरकार ने दे रखी है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, टैक्स स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा, और मनी गुरु देखना पड़ेगा। मनी गुरु देखेंगे तो टैक्स का फायदा आपको जरूर होगा। बिल्कुल, और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम तो अपने शो के माध्यम से आपको बता ही रहे हैं। अगर आपको खुद से कैलकुलेट करने का मन है, कई बार कंफ्यूजन देखकर दूर नहीं होता है, तो बहुत सिंपल है। IT विभाग का टैक्स कैलकुलेटर है, जो आयकर विभाग का जो वेबसाइट का एड्रेस है वो भी हमने दिया हुआ है। आप टाइप भी कर सकते हैं अपने सिस्टम पर incometaxindia.gov.in टैक्स कैलकुलेटर, और फिर बहुत ही आसान तरीके से आप से पूछेंगे कि आप नए टैक्स सिस्टम में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आपकी इनकम टोटल कितनी है, और आप दोनों ही न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से डिफरेंस देख पाएंगे कि आपको टैक्स में कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रख के आप अपने लिए टैक्स सिस्टम चूज कर सकते हैं। और अगर आपका कोई लोन चल रहा है, आप ऑलरेडी बेनिफिट्स ले रहे हैं ATC, ATD के, और तमाम बेनिफिट जिसका जिक्र सुनील जी ने भी किया है, उनको ध्यान में रखते हुए आपको टैक्स रिजीम चूज करना है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में ATC, ATD के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं तो न्यू टैक्स सिस्टम में जाइए, लेकिन क्या उसका वाकई फायदा होगा, तो ये आपके लिए समझना देखना बेहद जरूरी है। तो अपने आय से आप टैक्स बचत के कैसे उपाय तलाश सकते हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमने समझा कुछ देर पहले कि नया टैक्स सिस्टम या पुराना टैक्स सिस्टम, क्योंकि चुनने का वक्त आ गया है, इसलिए आपको अगर नए के साथ जाना है तो आपको कुछ बदलाव करना ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम ले लेगा। लेकिन अगर पुराना चूज करना है तो आपको अपनी कंपनी को बताना होगा कि मुझे
पुराने टैक्स सिस्टम के साथ ही जाना है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव है इस फाइनेंशियल ईयर में। अब बात है कि आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर को हिसाब से कैसे बदल सकते हैं या इस तरीके से ट्यून कर सकते हैं कि अच्छे से अच्छा आपको बेनिफिट मिले। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और कपिल मित्तल हमारे साथ है। कपिल जी, थोड़ा सैलरी स्ट्रक्चर को समझना यहाँ पर जरूरी है। एक नौकरी पेशा होते हैं, उनका सीटीसी होता है, कॉस्ट टू कंपनी। जरा थोड़ा सा समझाइए, सीटीसी में किसी के सैलरी स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिससे वो समझ सकते हैं कि उनके हाथ में कितना पैसा आएगा या कितना उनको रिइंबर्समेंट के जरिए मिलेगा, या कौन सा पार्ट ऑफ जो बाकी जो छूट है, भत्ते हैं, उसके हिसाब से मिलता है। तो देखिए स्वाति जी, पहले हमें समझना पड़ेगा सीटीसी क्या होता है। सीटीसी एक कंपनी के लिए टोटल कॉस्ट होती है जो कि वो एक एम्प्लॉय के ऊपर खर्च करते हैं पूरे एक साल के अंदर। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को जब वो किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स लेना चाहते हैं। कुछ कंपोनेंट फिक्स होते हैं, जैसे कि आपका बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए अलाउंस, आपका मेडिक्लेम वगैरह। कुछ खर्चे जो कंपोनेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, और कुछ कंपोनेंट आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आप बहुत अच्छी बेटर प्लानिंग कर सकते हैं कि आप कैसे अपना टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। जिसमें कि एक अगर आप कंपोनेंट की बात करें, कन्वेंस अलाउंस आता है, जिस कन्वेंस अलाउंस के थ्रू आप अपना आने जाने के खर्चे को वहाँ पे दिखा के उसको क्लेम कर सकते हैं। आप अपना यूनिफॉर्म अलाउंस ले सकते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए आप अपने एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं कि आपने जो भी कपड़े परचेज किए उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जिसका बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, कि ये एक्सपेंसेस आप ऑफिस के लिए या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कर रहे हैं। आप बुक्स अलाउंस ले सकते हैं जिसके अंदर आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं जिनको आप प्लान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप बेसिक सैलरी को अगर आप एचआरए पे कर रहे हैं, अगर आप हाउस रेंट पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये प्लान करना कि आपको अपना बेसिक कितना रखना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको अपना एचआरए कितना रखना है। क्योंकि जो कैलकुलेशन है एचआरए की, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो एक एम्प्लॉय ले पाता है वो एचआरए का ले पाता है। तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखें कि जितना भी आपका बेसिक है, और अगर आप एक ऐसी मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे आप 50% बेनिफिट ले पाते हैं, 50% आप एचआरए को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं अपना, तो आपको अपना एचआरए बेसिक का 50% रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप 40% के उसमें आ रहे हैं तो आप उसको एचआरए को 40% में लेके जाएं, ना कि 50% में। और आप जो बैलेंस 10% का बेनिफिट है उसको आप अपने अदर ऐसे अलाउंसेस में तोड़ लीजिए जहां पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। आप एजुकेशन अलाउंस भी ले सकते हैं, आप जैसे फूड अलाउंस ले सकते हैं, फूड अलाउंस में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो कंपोनेंट्स कैसे ब्रेक किए जाएंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं एक एलटीए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम पुराने टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ आप एलटीए के ऊपर जा सकते हैं। आप एनपीएस भी प्लान कर सकते हैं, जो भी हमने बात करी थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ब्रेकअप बनाना है अपने हर एक खर्चों का, जिसको आप अपने ब्रेकअप के अंदर या कंपोनेंट के अंदर डाल सकते हैं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है, और आप इजीली अपना बिल्स वगैरह इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे उसमें से एक अलाउंस होता है आपका पेट्रोल अलाउंस। आप कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, अगर आप अपना व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आपको पेट्रोल डीजल वगैरह डलवाना पड़ता है। तो वो एक अलाउंस आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे ये जितने भी अलाउंस मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे भी आप खर्चे वगैरह ले रहे हैं या खर्चों का रिइंबर्समेंट ले रहे हैं, वो आपकी सैलरी में इनकम का पार्ट ही नहीं बनते हैं, वो आपकी इनकम से बाहर हो जाते हैं। तो जो आपकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट होती है उसमें वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं कि आप किस तरह से बेटर वे में जा सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने सही बोला कपिल जी, क्योंकि कई बार लोग झंझट से बचने के लिए कहते हैं कौन अब बिल्स इकट्ठा करेगा, हम सारे कंपोनेंट को सैलरी में ही जोड़ देते हैं, इकट्ठे में पैसे मिल जाएगा, चाहे आपका टैक्स ही क्यों ना कट जाए। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है, जो टैक्स कटेगा वो आपके स्लैब के हिसाब से कटेगा। अगर आप उसको रीइंबर्समेंट के तौर पर बिल्स अरेंज करके अगर आप उसको अपनी कंपनी को देते हैं तो आपके उस कंपोनेंट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब आपकी कंपनी आपसे पूछती है कि आपको कितना कंपोनेंट रीइंबर्समेंट में रखना है और कितना आपको फिक्स में रखना है, तो आप उसको कैलकुलेट करें, क्योंकि हर कंपनी देती है वो उस तरीके का एक प्रोविजन कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मुझे
ब्रॉडबैंड का बिल लेना है या बुक्स पीरियोडिकल्स या पेपर न्यूज़पेपर का बिल लेना है या फिर खाने का बिल लेना है, फोन बिल लेना है, उसको अगर मैं बिल देकर अगर मैं लूं तो मुझे कितना फायदा होगा टैक्स में। इन सब का ध्यान में रख के थोड़ा समय निकालिए, कैलकुलेट करके आप बहुत ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। और इन हैंड जो मिलता है वो थोड़ा कम आपको लगेगा, लेकिन जो रीइंबर्समेंट अमाउंट होगा वो बिना इनकम टैक्स घटे आपके हाथ में पूरा का पूरा अमाउंट आएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात सुनील जी ये है जानना समझना, क्या इसका कोई कनेक्शन न्यू या ओल्ड टैक्स रिजीम से है? क्योंकि कई लोग जानना समझना चाहते हैं कि जो बेनिफिट्स मिलते हैं पीएफ के, ग्रेचुइटी का जो पैसा मिलेगा, लीव इंकैशमेंट का जो पैसा मिलेगा, जो एलटीए है, वो न्यू टैक्स रिजीम में क्या जस का तस है और ओल्ड टैक्स रिजीम के जैसा ही? देखिए, मैं पहले उस बात का जवाब देता हूं जो आपने खर्चों के रीइंबर्समेंट की बात की स्वाति, तो उसमें आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है। सेक्शन 10 क्लॉज 14 में ये कहा गया है कि वही खर्चे आप क्लेम कर सकते हैं रीइंबर्समेंट जो आप कंपनी के काम से कर रहे हैं। आपको कंपनी ने कहीं भेजा, उसका ट्रैवलिंग अलाउंस आप या ट्रैवलिंग बिल आप रीइंबर्स कर सकते हैं। आप पर्सनल जा रहे हैं तो फिर वो आपका अलाउंस होगा, और फिक्स्ड अलाउंस हमेशा टैक्सेबल होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। जहां तक सवाल है रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, आपने कहा पीएफ ग्रेच्युटी का जो पैसा मिलता है, भगवान का शुक्र है माननीय वित्त मंत्री जी ने उसको अलग रखा है। अभी आपको ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, मतलब 20 लाख तक की ग्रेच्युटी माफ है। आपको पीएफ का पैसा मिलता है, जब वो विड्रॉ करते हैं आप, तो आपको पता होगा टैक्स फ्री होता है। लेकिन उसमें भी एक कैविएट सरकार ने लगा दिया है अभी, धारा 17(2) में कह दिया कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो करोड़ों रुपए की सैलरी लेते हैं सीईओ, वो 12% कंट्रीब्यूट करते थे, वो लाखों रुपए हुआ करता था। तो सरकार ने कह दिया कि 7.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, चाहे वो सुपर एन्युएशन फंड में हो, चाहे पीएफ प्रोविडेंट फंड में हो, और चाहे एनपीएस में हो, उसका 7.5 लाख कर दिया है। वो पूरी तरह से एग्जाम नहीं है, उस पर आप टैक्स देना पड़ेगा आपको। एक बात। दूसरी बात, नए और पुराने रेजिम में एक ही फर्क है, सिर्फ फर्क है एलटीसी को लेके। 10 क्लॉज 5 में जो आप डिडक्शन क्लेम करते थे लीव ट्रेवल की, यानी जब आपको एम्प्लॉयर 4 ईयर के ब्लॉक में 2 बार आपको घूमने के लिए पैसा देता है कि आप जाइए अपनी फैमिली के साथ में घूम के आइए और पूरा देश देखिए, वो नए रिजीम में टैक्सेबल है, पुराने रिजीम में टैक्सेबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लीव एनकैशमेंट, आपको पता होगा कि लीव एनकैशमेंट में तो इस बार एम्प्लॉइज की बल्ले बल्ले कर दी है माननीय वित्त मंत्री जी ने। 3 लाख की लिमिट को बढ़ाकर सीधा 25 लाख कर दिया है। ग्रेच्युटी ज्यादा पैसा आपको लीव एनकैशमेंट में सरकार ने देने का सोचा है, तो उसका क्या लॉजिक है पता नहीं, पर हाँ, आप 25 लाख तक लीव एनकैशमेंट ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक कैविएट है स्वाति, ध्यान रखने वाली बात है। लीव एनकैशमेंट अगर आप रिटायरमेंट के टाइम लेंगे तभी टैक्स से फ्री होता है। अगर आपने बीच में ले लिया, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आप 2 साल बाद 3 साल बाद, जिसको हम अर्नड लीव भी कहते हैं अपनी भाषा में, अर्नड लीव यानी आपकी लीव पड़ी थी, आपने उसको एनकैश करवा लिया, ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड आप करवाएंगे, फुल्ली टैक्सेबल होता है, उस पर ये बेनिफिट नहीं मिलता है। एक बेनिफिट मिल सकता है सिर्फ कि मान लीजिए 3 साल की लीव आपने एक साथ एनकैश करवा ली 22-23 में, तो धारा है 89 में जाके आप डिफरेंशियल का बेनिफिट जरूर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म 10IE भरना होता है। इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉइज होते हैं, सैलरी एम्प्लॉय विशेषकर, वो टैक्स के मामलों को समझते नहीं है, तो उनको समझना बड़ा जरूरी है। हाँ, मतलब छुट्टी ना लेने का ये प्राइज है आप सबके लिए कि आप उसको इनकैश कराइए और उसके बदले पैसे लीजिए। छोटा सा इस पर सवाल सुनील जी आप ही से, क्योंकि आप बात कर रहे थे इसकी, पीएल के बदले या अर्न लीव कई कंपनीज जो देती हैं, उसके बदले जो इनकैशमेंट होता है वो कितना मिलता है? जो 1 डे की सैलरी पूरी या बेसिक सैलरी, उसका कैलकुलेशन कैसा होता है? देखिए, अगर आप रिटायरमेंट के टाइम ले रहे हैं लीव एनकैशमेंट, तो सरकार ने कहा है कि जितने साल आपने नौकरी की है 10 मंथ्स की सैलरी को एवरेज करके, और उतने मंथ की सैलरी को आपको लीव एनकैशमेंट एम्प्लॉयर दे सकता है। पहले ये लिमिट केवल 3 लाख थी, पिछले वित्त वर्ष में इसको बढ़ाकर इसी बजट में 2023 में माननीय वित्त मंत्री जी ने 25 लाख तक कर दिया। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड लीव एनकैश करते हैं, अर्न लीव पीएल जिसे हम कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, तो वो पूरी टैक्सेबल होती है, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल, ओके। तो ये हमने समझाया आपको पूरा सैलरी स्ट्रक्चर, कैसे बेनिफिट्स लेकर कम से कम टैक्स लायबिलिटी अपने सर पर रख सकते हैं।
कौन से टैक्स रिजीम में जाकर आपको फायदा होगा। हमने कोशिश की आपको समझाने की। अभी भी खुद से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स विभाग का टैक्स कैलकुलेटर है, वहां पर जाइए, टैक्स कैलकुलेट कीजिए और अपने खर्चों, अपने लायबिलिटीज के हिसाब से अपने लिए टैक्स रिजीम को चूज कर लीजिए जरूर। धन्यवाद करेंगे सुनील जी, कपिल जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए।